दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के पहले अध्याय कैसे कब और कहां इस बारे में। दोस्तों तारीखों के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है और मुझे लगता है कि एक सामान्य विद्यार्थी होने के नाते भी हमें उन बातों का ख्याल होना चाहिए जिनका अध्ययन हम इस वीडियो में आज करने जा रहे हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो में कब, कैसे, कब और कहां इस बारे में एनसीईआरटी की पुस्तक का अध्ययन। दोस्तों जब भी हम इतिहास का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में जो सबसे जरूरी बात आती है वो आती है तारीख। कुछ विद्वानों का मानना यह होता है कि या लोगों का कि यार इतिहास को पढ़ने से अच्छा तो यह है कि मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि इतिहास में इतनी सारी तारीखें याद करनी पड़ती हैं जो दिमाग में टिक भी नहीं पाती हैं। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों यह है कि आखिर इतिहास में तारीखें इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। क्या सभी घटनाओं को किसी तारीख के दायरे में बांधा जा सकता है या बांधा जाना चाहिए। यह सही है कि इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनमें तारीखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और उनके संबंध में तारीखों को याद रखना एक महत्वपूर्ण बात साबित हो सकती है। लेकिन लंबे समय तक इतिहास को केवल तारीखों के दायरे में ही देखा जाता था। उदाहरण के लिए किसी राजा का जन्म कब हुआ, कब उसकी मृत्यु हुई, किस दिन उसका राज्यारोहण हुआ, इन सारी बातों के संबंध में तारीखें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है कि क्या सभी घटनाओं को तारीखों के दायरे में बांधना संभव है या बांधा जा सकता है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका सामना इतिहास के विद्यार्थी के रूप में हमें करना होता है और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह अपने आप में एक चुनौती है कि वो इस बात को समझें। यह सही है कि कुछ घटनाओं के संबंध में तारीखों का अपना विशेष महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि उस तारीख से ही उनके महत्व का पता चलता है। उदाहरण के लिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि यह बताती है कि 250 वर्षों पुराने औपनिवेशिक शासन से भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और प्रति वर्ष 15 अगस्त को हम अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसीलिए ऐसी घटनाओं के संबंध में तारीखें अपने आप में महत्वपूर्ण है। और यदि कोई हमसे पूछे कि भाई तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसमें भी हमारे लिए तारीखों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम किसी तारीख में नहीं बांध सकते, बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं जो लंबे समय तक चलती रही। क्या ऐसी घटनाओं को भी हम तारीखों के दायरे में बांध सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनको हम किसी तारीख के दायरे में नहीं बांध सकते, बल्कि वे एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा थी। हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरणों को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम रोज चाय पीते हैं, सड़क किनारे चाय की दुकान पर लोगों को चाय पीते हुए देख सकते हैं। तब हमारे जहन में एक महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि क्या एक दिन में ही भारत के लोगों की जुबान पर चाय का स्वाद चढ़ गया था, क्योंकि चाय अपने आप में भारतीय पेय पदार्थ नहीं है। यह यूरोप से आया हुआ एक पेय पदार्थ है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ या उनके साथ साथ दूसरे व्यापारियों के द्वारा भारत में पहुंचाया गया था। लाखों लोग रेलगाड़ी से सफर करते हैं। क्या रेलगाड़ी का सफर एक दिन में भारतीय लोगों को समझ आ गया था या एकदम से वो भारत में स्थापित हो गया था? नहीं। और हम रोज अखबार पढ़ते हैं। क्या एक ही समय भारत में अखबार शुरू हो गया था और लोगों ने अखबार पढ़ना एकाएक शुरू कर दिया था? इन सारे सवालों का जवाब हम इस रूप में देख सकते हैं दोस्तों कि ये अपने आप में किसी तारीख से बंधी हुई घटनाएं नहीं है, बल्कि अपने आप में ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है जो लंबे समय तक कायम रही। ये प्रक्रियाएं जब शुरू हुई तो इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी और आगे बढ़ने के लिए भी लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। और इनको आगे बढ़ाने के लिए भारत के लोगों को इन चीज़ों से रूबरू कराने के लिए बड़े स्तर पर विज्ञापनों का, एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल किया गया। इन एडवर्टाइजमेंट में इस बात का वर्णन किया जाता था कि भारत और विश्व के आलीशान लोग, जिनको हम अमीर लोग कहते हैं, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक सामान्य नागरिक भी अगर इनका इस्तेमाल करता है तो वह अपने आप में एक खास व्यक्ति है। मैं आपके सामने अभी एक चित्र प्रस्तुत करता हूं जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि चाय जैसी मादक
पेय पदार्थों को किस तरीके से भारत के लोगों के सामने रखा गया और उनको चाय पीने के लिए कहा गया, क्योंकि ये दुनिया के बड़े लोगों की निशानी है। दोस्तों, ये चित्र जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ 1922 में लिप्टन टी के लिए ये तैयार किया गया था। इस चित्र की खासियत यह है कि इसमें भारत के महल को दिखाया गया है बैकग्राउंड में, और जो घोड़े पर व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा है आर्थर। इस चित्र के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत के लोग हैं वो उसी तरीके से अपने आप में भद्रजन बन जाएंगे, आलीशान लोग बन जाएंगे, यदि वे इस चाय का प्रयोग करें जिस तरीके से इंग्लैंड की रानी का बेटा इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसके संबंध में दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की बंदिशें स्थापित नहीं की गई थी। भारत का जो समाज तत्कालीन रूप से 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चाय बनाने वाली कंपनियों के लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं था कि उनकी चाय को कौन व्यक्ति खरीद रहा है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। उनका प्रमुख प्रयास यह था कि वे अपने उत्पाद को बेचें। खरीदने वाला कौन है इससे उनका कोई सरोकार नहीं था। परंतु यहाँ यह एक महत्वपूर्ण बात है कि इन आदतों को भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होने में एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा बनना पड़ा और लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। तब जाकर ये सारी बातें भारत के लोगों के जहन में बसी और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की आदतों का एक हिस्सा बनी। इस तरीके की परिघटनाओं को हम किसी एक तारीख में नहीं बांध सकते दोस्तों, क्योंकि लंबे समय तक ये प्रक्रिया मान रही और लंबे समय के बाद जाकर ये लोगों की आदतों का हिस्सा बनी। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं को हम किसी एक तारीख के दायरे में नहीं बांध सकते। यहाँ तारीखों वाला जो सिलसिला है वो अपने आप में धराशायी हो जाता है कि तारीखें महत्वपूर्ण तो है, परंतु सभी घटनाओं के संबंध में हम तारीखों को महत्वपूर्ण नहीं मान सकते, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जो लंबे समय तक प्रक्रिया मान रही और किसी एक तारीख तक उनको सीमित नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं। जिन घटनाओं को इतिहास में हम उल्लिखित करते हैं, जिनका वर्णन करते हैं, आखिर वे कौन सी तारीखें हैं जिनको हम महत्वपूर्ण मानते हैं और किसने हमें बताया कि ये तारीखें महत्वपूर्ण हैं। तारीखों को महत्वपूर्ण बनाने का सिलसिला दोस्तों औपनिवेशिक शासन से आरंभ हुआ। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो कार्य किया गया वो यह किया गया कि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान रिकॉर्ड्स तैयार किए गए। अंग्रेजी शासन की यह सबसे बड़ी खासियत थी कि उन्होंने हर प्रकार का रिकॉर्ड तैयार किया और उसी रिकॉर्ड को वो एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में इस्तेमाल करते थे अपनी तमाम तरह की गतिविधियों के लिए। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत अगर हम देखें तो औपनिवेशिक शासन को गवर्नर जनरल के शासन काल से जोड़कर देखा गया। तमाम तरीके का जो वर्णन किया गया परिघटनाओं को वो गवर्नर जनरल के शासन काल से जोड़कर किया गया और वारन हेस्टिंग्स से लेकर माउंटबेटन तक ये सिलसिला जारी रहा। ऐसा नहीं है कि इस दौरान दूसरी घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं हुई, बहुत सारी घटनाएं महत्वपूर्ण हुई, लेकिन सबसे मेन जो लीड रोल में रही वे गवर्नर जनरल के शासनकाल की घटनाएं रही। उदाहरण के लिए वारन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था, उसके शासनकाल में पहला सुप्रीम कोर्ट भारत में स्थापित किया गया और माउंटबेटन के समय में भारत को आज़ादी मिली, वो अंतिम गवर्नर जनरल अंग्रेजी सरकार का था भारत में। जितनी भी परिघटनाएं हुई, तारीखें लिखी गई, वे गवर्नर जनरलों के शासनकाल को ध्यान में रखकर की गई। हालांकि घटनाओं का वर्णन भारत में प्राचीन काल में और मध्यकाल में भी किया जाता था, क्योंकि हमें अभिलेख और प्रशस्ति पत्रों का बड़े पैमाने पर उल्लेख मिलता है, परंतु इनमें अक्सर राजाओं की जो शख्सियत होती थी उसका वर्णन किया जाता था। अभिलेखों में राजा के आदेशों का वर्णन किया जाता था और प्रशस्ति पत्रों में राजाओं के गुणों का उल्लेख किया जाता था। उनको किसी तारीख से नहीं बांधा जाता था। तारीखों में बांधकर इतिहास को लिखने का सिलसिला ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के साथ आरंभ हुआ और गवर्नर जनरल के शासनकाल के माध्यम से ये सारा कार्य किया गया। दोस्तों, इतिहास के संबंध में हम अवधियों को, तारीखों को किस तरीके से तय कर सकते हैं, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका एक जवाब हमें जेम्स मिल के कार्य में दिखाई देता है। जेम्स मिल भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था और वो स्कॉटिश मूल का था, स्कॉटलैंड का।
1817 से 1819 के बीच उसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस पुस्तक में उसने इतिहास का विभाजन किया था और जिस तरीके का विभाजन उसने किया था वह अपने आप में बड़ा मजेदार था और बड़ा ही सवालिया निशान लगाने वाला था। उसने भारत के इतिहास को अपनी इस पुस्तक में 3 भागों में विभाजित किया था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक ब्रिटिश काल। और उसने ये जो विभाजन किया था उसने भारत के शासकों के धर्म के आधार पर इस विभाजन को किया था। प्राचीन काल के शासकों का धर्म हिंदू था, इसीलिए उसने इसको हिंदू काल नाम दिया। मध्यकालीन शासकों का धर्म इस्लाम था, इसीलिए उसने उसको मुस्लिम काल नाम दिया। और अपने शासन को, औपनिवेशिक शासन को उसने आधुनिक ब्रिटिश काल कहा। उसका यह मानना था कि भारत में आधुनिक शासन की स्थापना औपनिवेशिक शासन के साथ हुई और जिन चीज़ों को वो आधुनिकता की निशानी मानता था वे वही चीज़ें थी जो यूरोप में आधुनिकता की निशानी मानी जाती थी। उसमें विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, समानता जैसे विचार थे जो किसी समाज को आधुनिक बनाते थे। जेम्स मिल का यह मानना था कि भारत के समाज सहित जो अफ्रीकी और पूर्वी देश हैं वो सभ्यता और संस्कृति के विकास के मामले में यूरोपीय देशों से पूरी तरीके से पिछड़े हुए हैं। इसीलिए उसका मानना था कि अंग्रेजों को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार कर लेना चाहिए। वो मानता था कि भारत की जनता को सुखी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि भारत के लोगों पर या भारत के संपूर्ण भूभाग पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अधिकार कर लिया जाना चाहिए और उनको वो ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए जिसको वो आधुनिकता की निशानी मानता था और जो यूरोप में, खासतौर से इंग्लैंड में प्रचलित था। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके का यह विभाजन जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक में किया है वह पूरी तरीके से स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि माना कि शासक का धर्म अपने आप में महत्वपूर्ण था, परंतु शासक का धर्म ही मुख्य धर्म नहीं होता था। शासक के धर्म के अलावा भी अनेक अन्य धर्मों को मानने वाले लोग उस समय मौजूद थे और बड़ी संख्या में दूसरे धर्मों का प्रचलन था। और साथ ही साथ हमें ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं कि जो शासक थे वो धार्मिक सौहार्द की भावना अपनाते थे। वो अपने धर्म के आधार पर कभी दूसरे धर्म के लोगों को प्रभावित नहीं करते थे। हालांकि मध्यकाल में हमें इसके कुछ उदाहरण अवश्य मिलते हैं, परंतु यह पूरी तरीके से हर समय में सही था। यह अपने आप में एक विचारणीय सवाल है जिसको सही नहीं माना जा सकता। इसीलिए जेम्स मिल ने इतिहास का जिस तरीके का विभाजन अपनी पुस्तक के माध्यम से करने की कोशिश की है, हम पूरी तरीके से उसको स्वीकार नहीं कर सकते। दोस्तों, अगला सवाल यह आता है कि औपनिवेशिक क्या होता है। ये जो किताब है हमारे अतीत भाग 3, जिसको हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक कहते हैं इतिहास की, यह पूरी की पूरी पुस्तक भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना और भारत के शासकों के खात्मे की कहानी को बयान करती है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ और कैसे राष्ट्रवादी लोगों ने भारत की स्वतंत्रता का प्रयास किया और अंततः 1947 में जाकर यह प्रक्रिया पूरी हुई। तो दोस्तों, औपनिवेशिक का मतलब होता है उपनिवेश से संबंधित, और उपनिवेश से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसके अंतर्गत कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश को अपना गुलाम बना लेता है और उसके संसाधनों का इस्तेमाल अपनी प्रगति के लिए करता है। ऐसे में उस देश की अर्थव्यवस्था और समाज का पतन होना अवश्यंभावी है, क्योंकि चीजों को सस्ते कीमत पर खरीद के महंगे दाम पर बेचना, निर्यात को ऐसा बना देना कि निर्यात आसानी से किया जा सके परंतु आयात करना मुश्किल हो, इन सारी बातों ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित किया। इसी परिघटना को उपनिवेशवाद या उपनिवेशीकरण कहा जाता है। अब सवाल यह आता है अगला कि हम किस तरह से जानते हैं कि यह बात सही है या नहीं है, और अंग्रेजों ने ऐसा किया तो इसके क्या प्रमाण है। दोस्तों, अंग्रेजी शासन की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने हर बात का रिकॉर्ड रखा। वो लोग जिस बात को भी कानून के रूप में दर्ज करते थे, आदेश देते थे, वो मौखिक कभी नहीं देते थे, बल्कि उसको उन्होंने हमेशा लिखित रूप दिया। और बाद में जितने भी प्रकार का उन्होंने शासन स्थापित किया, विभाग स्थापित किए, उन सभी में उन्होंने अभिलेखागार स्थापित किए। प्रशासन को चलाने के लिए जो भी कानून पास किए जाते थे, ऑर्डर निकाले जाते थे, उनकी लिखित कॉपी तैयार की जाती थी और उन लिखित कॉपियों को तैयार करने के लिए वहां पर एक अभिलेख नाम का रूम तैयार किया जाता था, रिकॉर्ड रूम, जहां पर उन तमाम दस्तावेजों को रखा जाता था। 1920 के दशक में जब अंग्रेजों ने नई दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तो राजधानी बनाने के साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार नामक
विभागों की बिल्डिंगों की स्थापना की, जहां औपनिवेशिक शासन से संबंधित तमाम दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। उस समय के दस्तावेजों को हम आज भी यहाँ देख सकते हैं और उनका एनालिसिस कर सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जो परिघटना हुई उनका रिकॉर्ड से क्या संबंध था। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परिघटना का वर्णन किया जाता था और रिकॉर्ड के रूप में उनको सुरक्षित रखा जाता था और पूरा एक विभाग होता था, लोगों का पूरा एक हुजूम होता था जिनको हम क्लर्क कहते हैं, क्लरिकल स्टाफ, वो इनको सुरक्षित रखने का काम करता था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा आगे की और क्या हुआ औपनिवेशिक शासन के दौरान। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। दोस्तों अंग्रेजी शासन की ये सबसे महत्वपूर्ण खासियत थी कि उन्होंने अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए जिस स्थान पर भी वे गए सर्वेक्षण किए बड़े पैमाने पर। हर स्थान का उन्होंने पैदल घूम घूम कर सर्वेक्षण किया और वहाँ के नक्शे तैयार किए, वहाँ की डिटेल्स इकट्ठा की ताकि वो अपने शासन को बेहतर तरीके से चला सके। किस तरीके की फसल उगाई जाती है, भूमि कैसी है, किस तरीके के वन या जंगल यहाँ पर उगते हैं, और नियमित जनगणना उन्होंने करना शुरू किया 1870 के दशक से। इन सारे बातों से उनका जो सरोकार था वो ये था कि उनका मानना यह था कि किसी क्षेत्र की जानकारी प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाने में मदद कर सकती है। एक विद्वान है, भारतीय विद्वान गौरी विश्वनाथन, उनका मानना यह है कि प्रारंभिक वर्षों में 1770 और 80 के दशकों में ब्रिटिश लोगों ने भारतीय मौलवियों और पंडितों के माध्यम से भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाया, क्योंकि वो मानते थे कि वे भारत के लोगों को भारत के कानूनों के हिसाब से ही शासित करेंगे। और भारत में शासन करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी आते थे, वायसराय, सिविल सर्वेंट्स, वो सारे इन बातों का अध्ययन करने की बात के लिए आते थे। गौरी विश्वनाथन का मानना यह है कि भारतीय समाज के अध्ययन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बंधन को इतना हल्का बना दिया कि भारत के लोगों ने खुद अपनी मर्जी से उन्हें अपने पैरों में बांध लिया। तो ये महत्व था उनके द्वारा तैयार किए जाने वाले रिकॉर्ड्स का कि भारत के लोग औपनिवेशिक शासन में अपने आप को बांधने के लिए तैयार हो गए। और दूसरी ओर अंग्रेजी लोगों को इतनी ताकत इससे मिले कि उन्हें भारतीय समाज का एक अच्छा आइडिया हो गया और उन्होंने भारत के शासन को बेहतर तरीके से चलाया। ये विविध प्रकार के जो सर्वेक्षण किए गए इसीलिए किए गए, जो नक्शे तैयार किए गए वो इसीलिए किए गए कि भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और देश की भूगोल को वो समझ सकें और इसके हिसाब से भारत को अपने नियंत्रण में ले सकें। दोस्तों औपनिवेशिक शासन के दौरान जितने भी रिकॉर्ड्स तैयार किए गए, अभिलेखागारों में रखे गए, वे सारे के सारे सरकारी दस्तावेज हुआ करते थे। तो अगला सवाल जो हमारे सामने आता है, कब, कैसे और कहां नाम के पाठ का अध्ययन करते समय, वो अगला सवाल ये होता है कि इन सरकारी रिकॉर्ड्सों से हमें क्या पता नहीं चलता है, क्योंकि औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजों ने जितने भी रिकॉर्ड तैयार किए वे सभी सरकारी रिकॉर्ड्स थे और उन्हें सरकार के दृष्टिकोण से तैयार किया गया था। सरकार क्या चाहती थी, क्या नीतियां ली गई, किस तरीके से उनको लागू किया गया, इसका हम बहुत आसानी से इन सरकारी रिकॉर्ड्स में अध्ययन कर सकते हैं। परंतु इनसे हमें इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं मिलती कि आम जनता को कैसा लगता था, उनके अपने अनुभव कैसे थे, आम जनता क्या सोचती थी। इन सरकारी रिकॉर्ड्सों से हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता इस बारे में। इसीलिए इस बात को जानने के लिए हमें दूसरे दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता है और वो जो दस्तावेज हैं उनको ढूंढना अपने आप में थोड़ा महत्वपूर्ण और मुश्किल कार्य है। ये दस्तावेज जो निजी जानकारियां हमें प्रदान करते हैं वे निजी डायरियां, तीर्थयात्रियों के वृत्तांत और अखबार जैसे दस्तावेज हैं जिनसे हम आम लोगों की जिंदगी के बारे में जान सकते हैं कि आम जनता क्या सोचती थी। और क्योंकि 19वीं शताब्दी में छपाई की जो प्रक्रिया थी वो भी आगे बढ़ रही थी तेजी से, इसीलिए छपाई के आ जाने की वजह से ये स्रोत बड़े पैमाने पर फैलने लगे। इसीलिए हम आसानी से इनको ढूंढकर जान सकते हैं कि आम जनता क्या सोचती थी औपनिवेशिक शासन के बारे में और औपनिवेशिक शासन के दौरान। उदाहरण के लिए दोस्तों मैं किताब का एक अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो एक अखबार का टुकड़ा है और किताब में छापा गया है पेज नंबर 7 पर। इसमें जो टाइटल दिया गया है वह यह है कि इंसानों के खाने के लायक नहीं है। जब 1945-46 में भारतीय नौसेना ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत कर दी तो भारत के सिपाही क्या सोचते थे, सैनिक, उसके बारे में इसमें दिया गया है। और इसमें लिखा है कि पुलिस लाइन की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता।
हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। और इसे दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स में 22 मार्च 1946 को छापा गया था। इस प्रकार दोस्तों हम इस अखबार जैसे निजी दस्तावेजों से जान सकते हैं कि आम जनता क्या सोचती थी। और ये सरकारी दस्तावेज नहीं थे, ये लोगों के अपने व्यक्तिगत दस्तावेज होते थे जिनमें वो अब खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते थे, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में कभी भी अपनी बुराइयां नहीं छापी जाती थी। ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं किया जाता था जो उनके शासन के ऊपर सवालिया निशान लगाए। जबकि अखबार, डायरी जैसे जो लिखित दस्तावेज हैं उनमें लोग खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते थे। इसीलिए आम जनता क्या सोचती थी, हमें सरकारी रिकॉर्ड से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, बल्कि इस बात को जानने के लिए हमें अखबार, डायरी और यात्रियों के संस्मरणों जैसे दस्तावेजों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। परंतु दोस्तों इन दस्तावेजों की भी एक कमी है। ये सारे के सारे दस्तावेज उन लोगों से जुड़े हुए थे जो पढ़ लिख सकते थे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग आसानी से पढ़कर लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते थे। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियों को हम इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी मान सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने औपनिवेशिक शासन से संबंधित बहुत सारी चीजें लिखी हैं। वो उनके अपने निजी अनुभव है जिनको किसी सरकारी डॉक्यूमेंट में हम नहीं देख सकते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी किताबों और कहानियों के माध्यम से अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त किया, जिसमें उन्होंने औपनिवेशिक शासन की कमियों को भी गिनाया था। लेकिन ये जो अनुभव है ये उन लोगों से जुड़े हुए थे जो पढ़ लिख सकते थे। आम जनता जो पढ़ लिख नहीं सकती थी और जिनकी एक बड़ी संख्या थी, उनसे इनके बारे में कोई पता नहीं चलता। अशिक्षित लोगों के अपने अनुभव कैसे थे, इसके लिए हमें दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, और उन स्रोतों को मौखिक परंपरा कहा जाता है दोस्तों, जो आदिवासी समाजों में और स्थानीय परंपराओं में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती हैं। हालांकि उनको ढूंढना और शैक्षिक परंपरा का हिस्सा बनाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है और अपने आप में एक चुनौती है, परंतु फिर भी यदि प्रयास किया जाए तो हम आसानी से इसको देख सकते हैं। इसी पाठ्य पुस्तक का जो अध्याय 4 है दोस्तों, आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, उसमें इस तरीके की मौखिक परंपराओं को शामिल किया गया है जो आदिवासी समाज में प्रचलित थी और बिरसा मुंडा जैसे विद्रोहियों के माध्यम से सामने आती हैं। तो यदि हम थोड़ा सा प्रयास करें तो इस तरीके की मौखिक परंपराओं के माध्यम से यह जान सकते हैं कि वे लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए नहीं थे, उनके औपनिवेशिक शासन को लेकर क्या अनुभव थे, हम उनको अपनी शैक्षिक परंपरा का हिस्सा बना सकते हैं। तो दोस्तों कक्षा 8 की हमारे अतीत की पाठ्य पुस्तक का यह पहला अध्याय था, कब, कैसे और कहां। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें, और ऐसी ही दूसरी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। धन्यवाद दोस्तों।